एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है राजा राव की नॉवल कांतापुरा। इस नॉवल में आपको हर तरीके की चीज देखने को मिल जाएगी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कास्टिज्म, सब कुछ। ये नॉवल बहुत ज्यादा इंस्पायर है गांधी मूवमेंट से। राजा राव का बर्थ हुआ था 18 नवंबर 1908 को हसन, कर्नाटका में। इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 2006 को ऑस्टिन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स में। राजा राव इंडियन लैंग्वेज के राइटर थे। इन्होंने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। द सर्पेंट एंड द रोप ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिश्ड हुए इंडियन प्रोज स्टाइलिस्ट, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1964 में। कांतापुरा ये मोस्ट प्रोफेलिक और आइडियलिस्टिक नॉवल है राजा राव की। राजा राव ने ये नॉवल फ्रांस में लिखी थी। हमारे देश की आज़ादी में गांधी जी के मूवमेंट को, गांधी जी के योगदान को इस नॉवल में काफ़ी ज़्यादा बताया है। ओके, तो नॉवल स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल की सेटिंग है 1930s में कांतापुरा गांव में, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इसकी जो स्टोरी है वो ट्रेडिशनल स्टाइल है। सुना रही है अचक्का। ये अचक्का एक बूढ़ी औरत है। अचक्का पहले तो बताना शुरू करती है कि उनका गांव दिखता कैसा है, उसका लैंडस्केप बताती है, हाई ऑन द घाट्स है कि साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, ये सब बताती है वो। फिर अचक्का कैंचम्मा के बारे में बताती है। ये वहाँ की मिथोलॉजिकल देवी हैं जो उन्होंने उनकी रक्षा की है, उनके गाँव की और गाँव के लोगों की। किसी एक राक्षस को भी उन्होंने हराया था, तो उसकी ये लोग तब से पूजा करते हैं। अब गांव में कहीं कोई पहाड़ रेड कलर का है तो वो लोग बोलते हैं कि वो डीमन के खून से ही रंगा हुआ है, उसी के कलर की वजह से वो लाल है। अचक्का फिर गांव के अलग अलग लोगों और वहाँ के कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन देती है। पहले वो बताती है वेल एजुकेटेड और वेल ऑफ ब्राह्मण्स के बारे में। फिर उसमें वो मूर्ति के बारे में बताती है। मूर्ति ये सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट है। ये ब्राह्मण फैमिली का है और एक गांधीवादी विचारों का है। मूर्ति कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो मानता है कि हर इंसान को बराबर अधिकार है, और ऐसे ही और भी लोगों के बारे में बताती है। पर कहानी में जैसे जैसे वो लोग आते जाएंगे वैसे मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते जाऊंगी। फिर वो बताती है पॉटर्स और वीवर्स के बारे में, कुम्हारों और बुनकरों के बारे में, कि अब वो ज़्यादातर काम खेती का काम करते हैं। फिर वो परिहास, हरिजन, जो हिंदू कास्ट के सिस्टम के हिसाब से बहुत नीचे आते हैं, वो उनके बारे में बताती है। वो लोग गांव से बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। ये हाई कास्ट वाले तो अच्छी जगह पे रहते थे, बट ये लो कास्ट वाले वो उनको गांव के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। अचक्का एक भट्टा के बारे में बताती है, जो कि लोंगोटधारी ब्राह्मण है। भट्टा वो बहुत पावरफुल और बहुत चालाक है। वो लोगों से फ्रेंडली बनता है, बट वो है नहीं। वो लोगों को लोन देता है और बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन देता है। फिर वो पटेल रंगे के बारे में बताती है। विलेज चीफ है और लार्ज लैंड होल्डर है वहाँ का। ये भी बहुत पावरफुल आदमी है। एक दिन क्या होता है, मूर्ति को एक शिवलिंग मिलता है एक बैकयार्ड में। उसको वो स्थापित कर देता है और जो ब्राह्मण होते हैं वो उसकी आके पूजा करने लगते हैं। फिर मूर्ति एक प्लान करता है एक हरी कथा करवाने की जया रामाचार्य से। हरी कथा के बहाने वो गांधी जी की बातों पे बात करना चाहता है। हरी कथा में बात होती है पॉलिटिकल और रिलीजियस बातों पे। फिर गांव में एक पुलिस वाला आता है, बड़े खान। बड़े खान आता है तो गांव में जो कोई भी है उसको रहने की जगह नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिफरेंट कास्ट वाले, रिलीजन वाले वो हमसे मिक्सअप हो, तो इसलिए कोई उसको रहने को घर पे जगह नहीं देता। तो वो क्या करता है, वो शेफिंगटन कॉफ़ी स्टेट चला जाता है। वहाँ पे एक क्रूअल और वॉलेंट लालची साहिब नाम का आदमी होता है। वो उसको रहने के लिए वहाँ पे घर देता है। और ये जो बड़े खान है वो थोड़ा सा इवल टाइप का आदमी है। अब जैसे कि हमें पता ही कि जो मूर्ति है वो गांधीवादी है, तो वो गांधीवादी विचारों को गांव में फैलाने लगता है। बोलता है भाई अपना चरखा चलाओ, अपना वूल बनाओ, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, कास्टिज्म पे ध्यान मत दो, सब भाईचारा बना के रखो। ये सब जो चीज़ें हैं, जो गांधीवादी चीज़ें हैं, जो मूर्ति लोगों में बता रहा है, ये जो चीज़ है वो भट्टा को पसंद नहीं है। क्योंकि जो भट्टा का काम है लोगों को दबाकर, बेवकूफ़ बनाकर ही चलता है। अगर लोग ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो उसका जो काम है वो निकालना आसान नहीं होगा। भट्टा को मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं। कास्ट सिस्टम तो कभी चाहता ही नहीं कि ख़त्म हो, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसका काम निकलना मुश्किल हो जाएगा। और गांव के कई और हाई कास्ट वाले लोगों को भी ये बात पसंद नहीं है। मूर्ति गांधी जी के विचारों को घर घर तक जाके बताने लगा, फैलाने लगा, क्योंकि ये ज़रूरी था आज़ादी के लिए। वो अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़ने लगा, नॉन वायलेंस के बारे में बताता और भी सारी चीज़ों के बारे में बताता।
अब इसमें भट्टा क्या सोचता है कि ये मूर्ति अपनी टीम बना रहा है, लोगों की, कांग्रेस की एक तरीके से टीम बना रहा है, तो मैं भी गांव में एक ब्राह्मणों की टीम बना लेता हूँ मूर्ति के खिलाफ। भट्टा के साथ गांव के और भी लोग जुड़ जाते हैं, जैसे वेंकम्मा, और मूर्ति की खुद की मां नरसम्मा, वो भी भट्टा का साथ देती है। इनके गांव में एक विधवा लेडी होती है रंगम्मा, जो बहुत बड़े घर की होती है और उसके पास काफी पैसा है, और ये अपने पति के बड़े से घर में रहती है। ये मूर्ति का साथ देती है पूरे गांधीवादी मूवमेंट में, पूरा ये मूर्ति को सपोर्ट करती है। ये सब चीजें जो गांव में चल रही है, मैसूर में एक पावरफुल स्वामी होते हैं, उनको ये पता चलता है कि कास्ट मिक्सिंग और गांव में जो जो चल रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। बोलते हैं जो जातियों को पॉल्यूट कर रहा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और मूर्ति और उसके परिवार को समाज से निकाल देते हैं। मूर्ति क्योंकि लाश उठाने जैसे काम करने लगा था, लोगों से मिलने लगा था, छोटी कास्ट वाले लोगों से, इसलिए उसको और उसके परिवार के लोगों को समाज से निकाल देते हैं। मूर्ति की माँ की मौत हो जाती है नदी किनारे, तो उसी के बाद वो रंगम्मा के घर पे आके रहने लग जाता है। रंगम्मा वही जो विधवा लेडी है, जो वेल्दी लेडी है। अब जो है वो चक्का स्कैफिंगटन ईस्ट स्टेट के बारे में बताती है, जहाँ पे वो जो साहिब है, वहाँ पे जो कूली वर्कर्स हैं वो इंडिया के गरीब गरीब गांवों से आके वहाँ पे काम करते हैं। उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। उनको लो वेजेस पे उनसे कमर तोड़ मेहनत करवाते हैं, क्रूअल्टी के साथ ट्रीट करते हैं, और उनको अपने एकदम नीचे दबा के रखते हैं कि भाई वो कुछ कर ही नहीं सकते उनके अलावा, उनके यहाँ काम करने के अलावा। उनके जो वेजेस हैं बहुत लो हैं, और जो उनको पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, वो शराब में निकाल देते हैं अपना पैसा पूरा, वो उसी में खत्म कर देते हैं। वहाँ पे ब्राह्मण क्लर्क होता है वासुदेव, उसकी मदद से जो मूर्ति है वो उन कूलियों को पढ़ाना लिखाना शुरू करता है। वो चाहता है कि कूली भी इनके प्रोटेस्ट मूवमेंट में इनके साथ जुड़ जाएं। उसमें से एक कूली इनके गांव कंथापुरा आ जाता है, इनका एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी बन जाता है इनकी पार्टी का। वही कूलियों के बीच में एक बार हल्ला गुल्ला हो जाता है, कुछ औरतें बड़े खान की दाढ़ी पकड़ लेती हैं, और इन सब वायलेंस की जो जिम्मेदारी होता है वो मूर्ति अपने सर पे ले लेता है, क्योंकि वो गांधी जी के नॉन वायलेंस को फॉलो करता है। मूर्ति 3 दिन का व्रत भी करता है, मेडिटेशन करता है। फिर मूर्ति ये जो गांव है इसमें एक कांग्रेस की लोकल ब्रांच बनाता है, गांधी कांग्रेस ऑफ ऑल इंडिया की एक लोकल ब्रांच बनाता है। फिर ऐसा एक मौका होता है कि जो मूर्ति है वो रंचम्मा, वही जो कूली है, अब वो परिहास की जगह पे आके रहता है, जहाँ पे उनके लो कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ पे वो आके रहता है। तो उनके घर जाता है। जो उसकी वाइफ है रांची, वो उसको मिल्क ऑफर करती है पीने के लिए, वो देती है, पर वो एक बार वो सोचता है मैं लूँ कि नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो एज एन ब्राह्मण बड़ा हुआ था, तो उसके लिए छोटी कास्ट वालों के पास जाना रहना और उनके घर पे खाना पीना खाना एक बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा हेजिटेट होता है बट वो फिर ले लेता है। पर जब वो घर जाता है तो रंगम्मा उसे पीछे के दरवाजे से अंदर लेती है और उसको वो गंगा जल से शुद्ध करती है। इनके गांव में कार्तिक फेस्टिवल होता है। उसके बाद जो पुलिस है वो रंगम्मा के घर जाती है मूर्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो ये जो रचन्ना है वो बोल देता है गांधी जी की जय। तो पुलिस तो मारपीट करना शुरू कर देती है लोगों में और 17 गांव वालों को अरेस्ट कर लेती है। सबको छोड़ देती है सिवाय मूर्ति के। मूर्ति जेल में है और वो लॉयर्स की हेल्प लेने से मना कर देता है। फिर एक एडवोकेट शंकर हैं, द कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, वो मूर्ति को समझाते हैं कि तुम्हारी जो नेशन को बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारा बाहर आना भी ज़रूरी है। इनके गांव में एक अलग ही मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब देश की आज़ादी का मूवमेंट शुरू हो जाता है। लोग खबरें पढ़ना शुरू कर देते, जो पढ़ नहीं पाते वो दूसरों से पढ़वाते। लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे देश की आज़ादी को लेकर। फिर जो है इनके जो रंगे गौड़ा पटेल हैं उनको फायर कर दिया जाता है, और जो पटेल है की जगह पे एक नया पटेल लेके आते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, और जो मूर्ति है उसको 3 मंथ की जेल हो जाती है। और जब ये मूर्ति वहाँ पे नहीं होता तो इसकी कमान बहुत हद तक रंगम्मा संभालती है, वहाँ की औरतें संभालती हैं आज़ादी का मूवमेंट। मूर्ति जेल से वापस आके अपना काम वापस से स्टार्ट कर देता है, लोगों को वही बताने लगता है कि जो गांधी जी के विचारों को, और पटेल रंगे घोड़ा उसका बहुत साथ देता है। इसी वजह से उसको रिप्लेस कर दिया होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। डांडी मार्च वाले मूवमेंट को भी यहाँ पे कनेक्ट किया है नॉवल में, कि जब वो गांधी जी अपना नमक खुद बनाने जाते हैं तभी ये गांव वाले भी अपनी जो नदी होती है हिमावती रिवर, उसके पास ये लोग भी जाते हैं अपना नमक बनाने के लिए। वहाँ गांधी जी के फॉलोवर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बट जो मूर्ति और रंगम्मा है अपना यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रेस शुरू रखते हैं। फिर ये लोग वेट कर रहे होते हैं नेशनल गांधी कांग्रेस का कि वहाँ से जो जवाब आएगा उस हिसाब से ये लोग काम करेंगे। बट इन लोगों को पता चलता है कि गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है और आई डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ पे ये लोग टैक्स पे करने से मना कर दें और दारू को
बहिष्कार कर देंगे उसकी। ये लोग शॉप्स वगैरह भी तोड़ डालते हैं। फिर ये लोग कॉफ़ी स्टेट भी जाते हैं, वहाँ से पुलिस की बातें मानने से मना कर देते हैं, पेड़ वेड़ काटने लगते हैं, तो पुलिस इनसे मार पिटाई शुरू कर देती। फिर पुलिस अरेस्ट कर लेती है रच्चन्ना को, पॉट्रस लिंगैया और सिद्धैया को, और पुलिस इन लोगों को ले जाके अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ देती है, पर ये लोग फिर मार्च करके वापस आ जाते हैं। अभी भी कुछ गांव में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों का साथ, मूर्ति का साथ नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति का साथ देते हैं, गवर्नमेंट की बातें सुनने से मना कर देते हैं। और पुलिस वालों का अत्याचार तो शुरू ही रहता है, क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू ही है तो लोगों भी अपना लाठीचार्ज भी उनका शुरू ही रहता है। जगह जगह पुलिस वाले तैनात रहते हैं, गांव वालों को अरेस्ट करते हैं, फीमेल्स के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। प्रोटेस्ट चालू ही रहते हैं, रंगम्मा और मूर्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। एक पुलिस वाला तो रत्ना का रेप भी करने वाला होता है, तो अचक्का और गांव की दूसरी औरतें वहां पे आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद गांव वालों का फिर से एक प्रोटेस्ट होता है। वहां पे जो यूरोपियंस है वो उनकी ज़मीन आके देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये लोग एक मार्च करते हैं, उसमें एक जो प्रोटेस्टर है, एक जो रेवोल्यूशनर गांधीवादी झंडा लहरा देता है, और फिर पुलिस क्रूरता अपनी शुरू कर देती है, मारना पीटना शुरू कर देती है। ये जो औरतें हैं वो अपने आप को गन्नों के खेत में छुपाती हैं, और ये गांव वाले गांव छोड़ने का प्लान कर लेते हैं, और उसमें से जो रांची औरत है वो पूरे गाँव को जला देती, कहती जब हम नहीं यहाँ पे रहेंगे तो कोई और भी नहीं रह पाएगा। इस भावना से जलाया होगा उसने गाँव। ये लोग काशीपुर नाम के गांव में चले जाते हैं, जहाँ पे इनको पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा बोलते हैं। मूर्ति जेल से छूट जाता है, बट उसको लगता है कि जो गांधी जी के विचार हैं उनमें उतना दम नहीं है ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, तो इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू को ज्वाइन कर लेता है। रंगम्मा अभी भी जेल में ही है। रंगेगौड़ा वापस आता है गाँव, और फिर जाके इन लोगों को बताता है कि इनकी जो ज़मीनें थी वो बॉम्बे के लोगों को बेच दी गई हैं। यहीं पे नॉवल कंप्लीट हो जाती है। ये जो पूरी स्टोरी है वो अचक्का के पॉइंट ऑफ व्यू से, अचक्का ही इसको ट्रेडिशनली स्टोरी सुनाती है। इसकी जो थीम है वो गांधी मूवमेंट है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कास्टिज्म है। तो कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, सेफ रहो और अच्छे से एग्जाम दो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।